नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंगल, मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से वीरेन जुड़ेंगे और आज हमारे साथ पैनल में होंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और 5paisa.com के रुचित जैन। और इसके अलावा आज हमारे पास बिग मार्केट वॉइसेस में आपके लिए दो बिग मार्केट वॉइसेस हैं। आज सबसे पहले हमारे साथ मार्केट की फंडामेंटल पिक्चर समझने के लिए फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ेंगी। और देवीना को मैं एक शार्पेस्ट मार्केट माइंड्स पे मानता हूँ, तो उनसे जानेंगे कि इस समय क्या व्यू है उनका। और साथ ही केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया की बिग एंड बोल्ड कॉल्स लाइंड अप है। ट्यूसडे मॉर्निंग है जिसके लिए थोड़ी देर में, लेकिन शुरुआत करते हैं एक मार्केट के रिकैप के साथ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपनी पहली छोटी रेंज के हायर एंड में, दोनों कल के हाई के काफ़ी करीब। निफ्टी का कल का हाई था 18,641, उसके हम काफ़ी करीब। आज का हाई 18,649, इस समय 18,634। बैंक निफ्टी का कल का हाई 44,485 के करीब था, आज का हाई देखिए 44,415। तो कल के रेंज को और ऑप्शन राइटर्स की रेंज को ब्यूटीफुली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने रिस्पेक्ट किया है। अब यहाँ से ये इस रेंज को ब्रेक करते हैं या इस रेंज से वापस स्लिप करते हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आज ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा एक्शन बेटर है कंपेयर टू निफ्टी। सेक्टर ऑफ द डे आज एक्चुअली है सीमेंट, और उसमें भी जो टियर 2 सीमेंट स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा मूव। जेके सीमेंट एफएनओ का टॉप गेनर, इंडिया सीमेंट सेकंड टॉप गेनर, करीब करीब 4% का मूव। दालमिया भारत, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये सभी स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो इस समय अच्छा मूव दिखा रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा हालांकि ऑफ डेज हाई, लेकिन अभी भी 3.5% ऊपर। इंटरग्लोब एविएशन जो इस समय ऑल टाइम हाई पर। आईडीएफसी ट्विंस जहां पर एक अच्छा मूव मिला आपको। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक इस समय एक अच्छा मोमेंटम आपको विजिबल है। ये आज की बात मार्केट की। और अगर निफ्टी की बात करें तो आज आईटीसी एक्स डिविडेंड गया तो उसका भी एक इम्पैक्ट था, लेकिन टॉप गेनर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील और ओएनजीसी, तो थोड़ा कमोडिटी का दिन आज। वीरो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और मार्केट्स अच्छा करते हुए और अपने ऑप्शंस की रेंज में अभी भी हैं और हायर एज पे ट्रेड करते हुए। दो मेहमान हमारे साथ मानस हैं और साथ ही साथ एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेके रुचित जुड़ चुके हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रुचित, आपका इंडाइसिस पे व्यू और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वेल, इंडेक्सेस में व्यू अभी भी पॉजिटिव है। हमने काफी अच्छे से वो 18,450 जो मेजर हर्डल था मार्केट का वो सरपास किया है। सेकेंडली, इस बार लोग एक काफी अच्छी चीज जो है वो एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग जो काफी पॉजिटिव साइड हुई है। लास्ट 4 सीरीज में देखेंगे तो कंटिन्यूस एफआईएस के जो इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े थे वो 50% के नीचे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो उनका था, यानी मोर ऑफ अ शॉर्ट पोजीशन रहती थी। लेकिन इस बार उन्होंने जो रोल ओवर की, ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस रोल ओवर की, लगभग 56-57% के आसपास का आंकड़ा रोल ओवर के दिन था। और उसके बाद नए लॉन्ग्स और ऐड किए और अभी 61% के आसपास ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। और हमने पास्ट में भी देखा कि जब जब ऐसे सिनारियोज होता है कि एफआईएस कैश में भी, कैश मार्केट में भी बाइंग कर रहे हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशन बना रहे, तो वो फेजेस में मार्केट्स में एक अच्छी तेजी होती है। तो आई थिंक ये 18,450 जो प्रीवियस हर्डल था, 450 से 500 का रेंज, अब वो मेजर सपोर्ट जोन बन जाएगा। और अब स्लो एंड ग्रेजुअली 18,700, 18,800 की तरफ मूव करेंगे। तो मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव है। इंटरडे डिक्लाइंस 18,600 की तरफ आते हैं तो वहां पे खरीदारी करें। 18,500 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 18,700, 750 ये इनिशियल टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करें। अब दो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स में बाय साइड पे ट्रेड्स है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। एक तो सीमेंट, जैसे आप बात कर रहे थे कि आज अच्छा मूव है, तो डालमिया भारत जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में आया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो डालमिया भारत करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। 2100 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 2200 तक के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। और मेरी सेकंड पिक रहेगी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स। यहाँ पे भी रिसेंटली एक ब्रेकआउट के बाद में हमने काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप मूव देखा। इनफैक्ट ये वीकली चार्ट्स पे पिछले हफ्ते वीकली क्लोजिंग ये स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर था। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स हमें लग रहा है कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। 99 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करें 112 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए रुचित, शुक्रिया इन कॉल्स के लिए और फ्रेश पर्सपेक्टिव्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी इस समय की कॉल्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, पहले तो सीमेंट क्षेत्र पे ही नजर है, तो रैमको सीमेंट पे खरीदारी करनी है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 884 के स्टॉप लॉस से आप रैमको सीमेंट्स में खरीदारी कर सकते हैं। 920 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है, पीवीआर पे खरीदारी करनी है। और परसों भी मैंने इस पे एक रिकमेंडेशन दिया था, वहां पर एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे। कल पॉज डे था, आज फिर से रैली रिज्यूम हो रही है। 22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है।
तो पीवीआर में अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1394 के स्टॉप लॉस रहेंगे पीवीआर में। ऊपर की तरफ टारगेट 1455 तक, 1455 तक के टारगेट आपको पीवीआर में देखने को मिल सकते हैं। और पीवीआर का ऑप्शन भी ले सकते हैं, 1420 वाला ऑप्शन 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 38 रुपीज के स्टॉप लॉस यहाँ पे खरीदारी करिए 57 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय की फ्रेश कॉल्स। अब एक काम करते हैं, मार्केट के बिग पिक्चर समझाने के लिए अब हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ गई हैं, जो अपनी बेहतरीन रिसर्च और ज़बरदस्त निवेश के लिए जानी जाती हैं। देवीना जी आईआईएम में गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसके बाद सिटी बैंक इन्होंने ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस किया और 7 साल के बाद उन्हें लगा कि अब टाइम आ गया है एंटरप्रेन्योरशिप का, और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट ग्लोबल। और उस समय जब इक्विटी रिसर्च इतनी मानी नहीं जाती थी, उस समय इन्होंने एक शानदार रिसर्च कॉल्स निकाली थी। उसमें मुझे याद है अब तक HDFC बैंक जो इनकी एक सबसे शानदार रिसर्च कॉल थी। तो एक मैक्रो पिक्चर्स पर काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ होती है, तो उनसे अब समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा रशिया वॉर के टाइम पर भी देवीना जी ने कहा था कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, और पिछले साल भी जब मार्केट में करेक्शन आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए। देवीना जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस समय मार्केट में एक अब इशू ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही है डेट सीलिंग को लेकर। वो डील फाइनली हुई है लेकिन अभी कांग्रेस में जानी है, लेकिन हमारी मार्केट अपनी एक अलग ही चाल चल रही है। आपका क्या व्यू है इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज। तो जहां तक आपने बोला, पिछले साल जून में भी मैंने बोला था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उस समय मैंने बाद में देखा था, तो शायद आपके ही चैनल पे, तो 15,300 से कम था इंडेक्स, तो 2 महीने में 18% चला था। और अभी भी मार्च में मैंने अपने ट्विटर पे बोला था कि ये बिना कुछ अगर मगर किंतु परंतु के बिना कि अभी आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, और मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी क्रैश का रिस्क बहुत कम है और अप मूव मिस करने का, बाजार के तेजी मिस करने का की आशंका ज्यादा है। तो इस समय आप मार्केट में जाइए, और उस समय तो इंडेक्स 17,000 भी नहीं था, तो वहां से एक बार फिर वो 10% के लगभग तो ऑलरेडी चल चुका है। पर अभी भी मेरा व्यू बरकरार है कि जैसा कि शायद मैंने पहले भी कभी समझाया हो कि ये चीज तो सभी निवेशक समझते हैं कि बाजार में निवेश करने में खतरा या रिस्क है, लेकिन एक जो रिस्क होता है वो बाजार में निवेश ना करने का भी होता है। और वो क्या होता है कि आप मूव मिस कर सकते हैं। तो जैसे जो ये मैंने आपको 2 उदाहरण दिए कि अगर आप एक बार वो 18% का मूव मिस कर दिया, तो फिर वो उसको आप उसके बाद आप जितना भी सोच समझ के निवेश करें वो आप नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने 40 साल से ज्यादा का डेटा देखा था जब से सेंसेक्स शुरू हुआ पिछले साल, और देखा था कि अगर आप शुरू में 100 रुपए निवेश करते तो वो 44,000 हो जाता, लेकिन आप खाली जो 10 सबसे अच्छे दिन है वो मिस कर जाते तो वो 44,000 की बजाय 15,000 से कम हो जाता, मतलब आपका 2/3 रिटर्न चला जाता। अगर आप 30 सबसे अच्छे दिन, जो कि औसतन साल में एक दिन भी नहीं है, वो मिस कर दें तो आपका रिटर्न 90% चला जाता है, मतलब वो 44,000 की बजाय 4,000 भी नहीं रहता। तो इसलिए इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जब बाजार में रिस्क बहुत अधिक ना हो तो निवेशित रहिए सोच समझ के, राइट सेक्टर में, ठीक कंपनीज में। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो आपको इक्विटी रिटर्न नहीं आएगा। पिछली बार वो राकेश झुनझुनवाला जी की भी बात आपके साथ की थी कि उनकी किताब में भी वही चीज थी कि रिटर्न इक्विटीज में वही आता है कि ये हो सकता है कि 2 साल में बहुत रिटर्न आ जाए और फिर 4 साल रिटर्न नहीं आए। तो इक्विटी में एकदम हर साल आपको बराबर रिटर्न मिलेगा, वो नहीं होता है। जबकि बहुत सारे लोग उससे ही डर के भाग जाते हैं। म्यूचुअल फंड का भी डेटा देखिए तो लोग उतने साल निवेशित रहते ही नहीं है, वो 1-2 साल खराब होता है, वो निकल जाते हैं, जब बाजार चल जाता है वो लोग फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से तो आपकी रिटर्न ठीक बनेगी नहीं कभी। बिल्कुल, राकेश जी ने मुझे कहा था कि अनुज तुम अपनी लाइफ में निफ्टी 1.5 लाख पे देखोगे, मैं तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास शायद इतना समय होगा नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी क्योंकि वो इंडिया पर बहुत बुलिश थे और हमेशा बुलिश रहे थे। तो देवीना मैम, अब इस समय थीम्स क्या हैं? आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं इस समय? फर्स्ट ग्लोबल के पीएमएस में, या
क्लाइंट्स को कहाँ पर आप इन्वेस्ट करने की एडवाइस दे रही हैं इस समय? हाँ, तो हमारा जो पीएमएस है और एक स्मॉल केस भी है जिसमें वो उसी तरह से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं जैसा पीएमएस में करते हैं, एफजी हम करके, ह्यूमन प्लस मशीन। तो एक थीम तो खैर बहुत समय से चल रही है, वो अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने वो कॉल लिया था कि इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स का जो बहुत लंबे समय का 2009 से लेके 2021 तक का समय बहुत ही खराब गुजरा, उसके बाद वो टर्न अराउंड हो रहा है और वो सेक्टर हमारे लिए सबसे ओवरवेट सेक्टर रहा है। अब तो 1.5 साल से ज्यादा हो गया। अभी भी सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा ओवरवेट वही होगा। कुछ जगह ऑफ कोर्स स्टॉक्स 2 गुना 4 गुना हो गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग की है, एक स्टॉक से दूसरे में गए हैं, पर अभी भी हमारे सिस्टम्स को जो लास्ट हमारा रीबैलेंस था अप्रैल में, वो सेक्टर अच्छा लगता है। और मैंने पहले भी शायद बात की हो बैंकिंग की, कि बैंकिंग मुझे बैंकर शायद रही हूँ, इस कारण से मुझे उसमें हमेशा रिस्क ज्यादा नजर आते हैं, तो मैं डर डर के निवेश करती हूँ बैंकिंग में। तो पहले पीएमएस के मतलब 2020-21 में तो हम लोगों ने बहुत ही कम बैंक में निवेश किया, जबकि ये सबसे हाई वेटेज वाला सेक्टर है इंडेक्स में। और पिछले साल के मध्य से हम लोग मार्केट वेट में गए बैंकिंग में, और प्राइस एक्शन के कारण अभी वो थोड़ा ओवरवेट होगा, तो बैंकिंग भी ठीक लगता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल अब में खास हमारा निवेश नहीं है। उसके अलावा जो पिछले जो जनवरी और अप्रैल के रीबैलेंस में जहां हम लोगों ने कुछ वेटेज बढ़ाया है, वो कुछ हद तक ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स हैं, और थोड़े फार्मा और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स भी ऐड किए, बट हर कुछ सेक्टर बेट भी नहीं होता है। जैसे पिछले साल आप देखिए तो हमारे टॉप 5 परफॉर्मर्स में रेमंड और आईटीसी थे, जो सेक्टर कॉल नहीं थे, वो स्टॉक कॉल्स थे, तो वो अलग बात है। पर मैं आपको अगर सेक्टर के हिसाब से देखूं तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां हमारा वेटेज बढ़ा है। ओके देवीना मैम, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। मैं जैसे जैसे एक सेक्टर आइडेंटिफाई करके बैठा था कि बात करूंगा, आपने एक एक करके सब पे टिप्पणी कर दिया। आई एम रियली शॉर्ट ऑफ आई थिंक क्वेश्चंस, बट यस मेरे पास एक है मैम, और वो है आईटी। आईटी को लेकर ये बाजार जब जब कन्विक्शन बताता है तब तब कोलैप्स होता है। बट इस बार की अर्निंग्स आपको कैसी लगी मैम? और हमारे यहाँ इस बार जब अर्निंग्स को हम रीड कर रहे थे तो एक धारणा बन गई, एक परसेप्शन ये बन गया कि मिड कैप आईटी फिर भी अच्छा कर रही है। आपका व्यू और आपका कन्विक्शन आईटी पे क्या है मैम इस वक्त? हाँ विजेंद्र, इसमें अभी दोनों साइड बहुत एक्सट्रीम व्यू मेरा नहीं है। अभी हम लोग अगर हमारा पीएमएस देखें तो थोड़ा सा ओवरवेट होगा आईटी में, और शायद हमारे सिस्टम्स को भी मिड कैप आईटी थोड़ा बेहतर लगता है। लेकिन ये सेक्टर मुझे मतलब बुरा नहीं लगता है, और आप हम लोग जो बाजार में हो रहा होता है उसके अनुसार धारणा बना लेते हैं। जैसे अगर आप पिछले साल देखें तो पिछले साल के भी जो पहला हाफ था उसमें आईटी ने बहुत अच्छा नहीं किया, काफी खराबी किया, लेकिन उस समय जो कारण बताए जा रहे थे वो आज के कारणों से बिल्कुल उलट हैं। उस समय ये था कि इतनी ज्यादा डिमांड है आईटी की कि आपको लोग ही नहीं मिलेंगे, सारे लोग कोई और लेके जा रहा है, इसलिए सैलरी बढ़ जाएगी, मार्जिन कम हो जाएंगे। अब आपने उल्टी धारणा बनाई हुई है कि अब डिमांड ही नहीं रहेगा आईटी का। तो वो दोनों ही एक्सट्रीम व्यूज हैं, क्योंकि ये तो तय है कि दुनिया ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी, ज्यादा डिजिटाइज होगी। आज की दौर में आप टेक्नोलॉजी कंपनीज को तो छोड़ दीजिए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे डोमिनोज है ग्लोबली, वो पिज्जा कंपनी होते हुए भी एक्चुअली में टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो वो डिमांड उस चीज की रहेगी, और प्लस ये डॉलर हेज भी है, जहां अगर आप भारत की बात करें, और इतनी मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी या नहीं, मतलब जितनी भर प्रेडिक्टेबिलिटी आईटी में फिर भी ग्रोथ की है वो कम ही सेक्टर्स में है। तो आज की डेट में मैं बोलूंगी कि बुरा नहीं लगता है अभी ये आज के लेवल से, और मिड कैप थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है। ओके अच्छा मैम, इस मंच पे जितने भी अगर आप देखिए बहुत अच्छे जाने माने लोग आए हैं, उन्होंने सबने एक एक करके कुछ ना कुछ लग्जरी बाय की थी। आई मीन ड्यूरिंग द कोविड, आई थिंक इमीडिएटली आफ्टर कोविड, और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल था इंडियन होटल्स। आप इंडिगो, आप जब हमसे बात कर रही हैं तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है।
मैम आपने किसी होटल स्टॉक पे दाव खेला था क्या? और लग्जरी पे आई थिंक स्पेंडिंग पोस्ट कोविड काफ़ी अच्छी बढ़ी है, आपका भी इस स्पेस पे क्या पैसा बनाएगा? आई मीन ऑफिशियली कल मैम सबकी तनख्वाहें आ जाएंगी और आपका जो हॉलीडे सीजन है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, क्या अप्रोच है आपका इस स्पेस पे? नहीं, होटल्स में हम लोगों ने खास कुछ ऐसा दाव नहीं खेला जैसा आप बोल रहे हैं। शायद इसलिए भी कि हम लोग का जो बेसिक आउटलुक और थिंकिंग है वो थोड़ा रिस्क एवर्स रहता है। तो रादर देन कि बिल्कुल रिटर्न को मैक्सिमाइज करें, हम रिस्क को भी मैनेज करके चलते हैं और वो अच्छा सर्व किया जब से हमने शुरू किया है। पीएमएस अब 3 साल से थोड़ा अधिक हो गया, तो तब रिटर्न्स में तो हम नंबर 1 है ही, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में तो हमारे आसपास भी कोई नहीं है। तो पर होटल्स पे या एयरलाइंस पे तो कभी बड़ा कॉल लिया नहीं, मतलब कभी हो सकता है थोड़ा बहुत स्टेक लिया हो। और लग्जरी तो खैर दुनिया भर में थीम रहा है, दुनिया भर में भी आप LVMH और इस तरह की लग्जरी कंपनीज ने बहुत अच्छा किया। भारत में भी आप ठीक बोल रहे हैं, लग्जरी ने अच्छा किया, पर अब आप ये सोचिए, दूसरी तरह से सोचिए तो नॉन लग्जरी इंडिया में अभी काफी खराब किया। आप अगर आम आदमी को देखें, आम औरत को देखें, तो आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन चाहिए। तो इसी से आपको पता लगता है कि देश में अभी भी जो बहुत बड़ा तबका है उनके पास अभी शायद हवाई चप्पल और अंडरवेयर खरीदने का भी पैसा नहीं है। चलिए एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से फिर देवीना मैम, तो इस समय क्योंकि आपने रिस्क की बात की, इस समय मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्योंकि मुझे याद है एक बार बात हुई थी कि मार्केट में ना इन्वेस्ट करना शायद सबसे बड़ा रिस्क था, लेकिन वो तब की बात थी। अब इस समय मार्केट जिस लेवल पर है, क्या एक्सीडेंट का रिस्क है? कोई रिस्क फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली जो बड़े रिस्क फैक्टर हैं वो बताकर नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ से अगर कोई वेंटेज पॉइंट पर कोई रिस्क दिख रहा हो तो? ये अभी भी मैं वही कहूंगी कि जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि अभी भी रिस्क आपका अप मूव मिस करने का अधिक है। और एक जो फैक्टर मार्केट और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा हो सकता है वो है कच्चे तेल का भाव, क्रूड का प्राइस, बिकॉज उससे आपकी बहुत सारी चीजें ड्राइव हो सकती हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, इन्फ्लेशन कम होता है, ग्रोथ ड्राइव होती है। और जहां तक बहुत सारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सवाल है, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि क्रूड का मतलब खाली क्रूड नहीं होता, उसके बाद वो सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उससे आपको टेक्सटाइल, केमिकल्स, FMCG, सीमेंट, बहुत चीजों में फायदा होता है। लेकिन अगर आप उस तरह से रिस्क देखें तो अगर किसी कारण से क्रूड का प्राइस फिर बहुत बढ़ता है तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, जो मुझे अभी उसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। बट जैसा कि आपने बोला, रिस्क बता के नहीं आते, कोई बड़ा डिसरप्शन हो, कुछ हो इस तरह का, तो वो एक चीज हो सकती है। नहीं तो ये इस तिमाही से आपको नतीजों में उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है देवीना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हर बार की तरह अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चलिए ये बात हो गई मार्केट फंडामेंटल्स की। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, जानते हैं उनसे इस समय की उनकी बिग एंड बोल्ड कॉल्स। सुशील गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुशील, मुझे ना एक चीज़ डिस्कस करनी है पहले आपसे, इससे पहले कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसकी तो बात हम करते ही रहते हैं। ये 3-4 कॉन्ट्रा ट्रेड्स जो आपने निकाली, और वो एक बार जरा आदित्य बिरला फैशन, या फिर वो बायोकॉन, जी एंटरटेनमेंट, पेज इंडस्ट्रीज, ये सबके सब जिनके नंबर्स खराब थे या बैड न्यूज़ थी, लेकिन आपने कॉल दी इन सब स्टॉक्स में बाय की और वो ऑलमोस्ट सब में चली। ये क्या, इसमें क्या साइंस है? देखिए अनुज जी, ये सिर्फ खराब रिजल्ट पे जो सेल ऑफ होके, क्लाइमैक्टिक सेल ऑफ होके बॉटम बन गया, सिर्फ यही नहीं हो रहा है। आपने बहुत बखूबी इसको पकड़ा था और काफी सचेत किया था रिटेल इन्वेस्टर्स को कि आउटस्टैंडिंग बढ़िया रिजल्ट आते हैं, स्टॉक टॉप हो जाता है, तो पहले से आपको स्टॉक की पोजीशनिंग देखनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर हम ABFRL की इस चार्ट को सहारा बनाते हैं। तो देखिए ये कोई नया विज्ञान नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने कुछ चौथे अध्याय में बताया कि सचेत मन से हम अपनी इंद्रियों के द्वारा सिर्फ उन्हीं चीजों को ढूंढते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग अचेत मन के बायसेस को कंफर्म करता है। और मॉडर्न साइकोलॉजी में भी क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स में, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स में साबित हो चुका है कि तकरीबन 7 सेकंड पहले तक हमारा
अनकॉन्शियस माइंड डिसीजन ले चुका होता है, और यूजुअली हम अपनी सेंसोरियल इनपुट से, सो कॉल्ड फंडामेंटल न्यूज से कंफर्मेशंस को ढूंढते हैं। तो इतने गिरते ट्रेंड में जिद्दी लोगों ने बेचा नहीं, वो ट्रेंड के खिलाफ खड़े रहे, ट्रेंड का साथ नहीं लिया। और अब जब पैंडिमोनियम और पैनिक आया है ABFRL में, तो वो उनकी ईगो के कारण कि अब हम इंटेलिजेंट लोग हैं और इतने खराब रिजल्ट के बाद और नहीं झेलेंगे। तो वही टॉप पे भी होता है, वही बॉटम पे भी होता है। और टेक्निकल एनालिसिस वो साधन है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस विचार है और टेक्निकल एनालिसिस व्यवहार है। आपको चुनने होंगे स्टॉक्स फंडामेंटल्स पे, विचार पे, और उसको आप रिएक्ट करोगे क्वार्टर टू क्वार्टर, देन यू आर नॉट ए फंडामेंटल इन्वेस्टर। तो टेक्निकल एनालिसिस उस व्यवहार का मेजरमेंट है कि अति हो चुकी। तो टॉप पे भी सेम पैटर्न्स काम करते हैं, बॉटम पे भी सेम पैटर्न्स काम करते हैं, और इसको सबसे पहले आपने बखूबी पकड़ा। तो रिटेल हो या होलसेल, हर एक इन्वेस्टर को देखना जरूरी है कि हम न्यूज पे जो रिएक्ट कर रहे हैं उसके पहले का इतिहास क्या है। और इतिहास ये था कि ये डाउन ट्रेंड करीब करीब खत्म होने को आया, तब खराब खबर आई। तो ये हर बार होता है और इस बार भी कुछ अनोखा नहीं। ओके, बिल्कुल। जैसे कहते हैं हम प्री पोजिशनिंग, बहुत अच्छे से जोड़ा आपने एक्चुअली मार्केट्स और भगवद गीता को, सुशील जी, अच्छा लगा मुझे। चलिए, तो अब एक काम करते हैं। एक मुझे याद है अब तक, हालांकि आपने क्लियरली बोला था कि एक पर्टिकुलर लेवल ब्रीच होंगे तभी वो शॉर्ट कॉल एक्टिव होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के, लेकिन अभी क्लियरली उन लेवल से हम काफ़ी ऊपर है, तो अभी वो ट्रेड एक्टिव नहीं हुई है। अभी मेरे ख्याल से अभी वो ट्रेड नल एंड वॉइड है निफ्टी बैंक निफ्टी पर जो आपकी थी। एक बिल्कुल नल एंड वॉइड है। देखो अनुज, हम जरूर से जल्दी चढ़ गए और इस लेवल पर निकल गए, और उसके बाद से अब हमारे अंदर वो दुस्साहस लग रहा है हमें यहाँ पे लार्ज कैप्स में एंटर करने का। ठीक है, तो दुनिया भर के छोटे साइड काउंटर्स हैं, चाहे ये कुटे पिटे रिजल्ट्स वाले स्टॉक हैं, या अगर NMDC 108 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, या आपके साइड में दुनिया भर के स्टॉक्स है। अगर नेल्को आज अगर सस्टेन कर जाता है जिस भाव पर है, तो ये भी एक बड़ा बाई बन जाएगा। तो जो स्टॉक्स चले ही नहीं है, लैगार्ड्स को इस वक्त लेने में भय नहीं लग रहा है। और आप देखो घूम फिर के रिबाउंड्स के अंदर, अब अगर आप, मैं मारुति की चार्ट के उदाहरण के तौर पे दिखाऊं, आ गया ये वापस अपने अच्छा खासा इसने रिबाउंड बना लिया। अब वापस इसने सेल सिग्नल जनरेट कर दिया कल। मारुति के बाद डीवीज लैब ने अगर बड़ा सेल सिग्नल जनरेट कर दिया कल। तो सिलेक्टिवली लार्ज कैप्स के अंदर वो एक टॉपी फीलिंग है। तो 100, 200, 250 पॉइंट जो भी हम निफ्टी पे तरस लेंगे एक बार, पर अब इस लेट स्टेज पे उनमें अभी के अभी तो घुसना मुझे बिल्कुल मुनासिब लगता नहीं है। बैंकों के अंदर भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने ठीक है ऑल टाइम हाई बना लिया है, पर पास्ट में भी जब बैंक्स ने कोई बड़ा सेल ऑफ दिया, ये भी एक पुराना ऑल टाइम हाई था। तो जिस तरह का कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न है, जिस लेवल तक जितना कमाना लिखा था कमा लिया, अब छूट गया, हमें इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे भी पैसे अनुज हमेशा सीमित ही होते हैं। दुनिया भर के बी ग्रुप स्टॉक्स और साइड F&O काउंटर्स पे कंटिन्यूअसली हमने लगातार वीक ऑन वीक आपको भी तेजी के स्टॉक्स बताए। तो मार्जिन है कहाँ की जहां पे अभी जाके इनमें काम करें। तो यहाँ पे इनको लॉन्ग करना लार्ज कैप्स को बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा है। देखते हैं वो शॉर्ट कॉल ट्रिगर होगी या पुल बैक में हमको अपना कॉल रिवाइज करना पड़ेगा, वो वक्त बताएगा। सुशील जी, अब एक दो स्टॉक से बात करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक होके। वो स्टॉक्स जो कि अब स्विंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, वो नहीं कर पाए थे। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, अपोलो हॉस्पिटल्स 4741 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। ये वो 4800-4900 का जोन क्रॉस कर पाएगा? यहाँ पे कोई ट्रेड या फिर कोई कॉल नजर आ रहा है आपको अपोलो हॉस्पिटल्स में? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल भी अब फाइनल फेज ऑफ फ्रेंजी में है। यहाँ से एंट्री बनाना टफ है, जो चल रहा है चल गया यहाँ तक। अब देखिए, हमारा इनिशियल प्रोजेक्शन यहाँ से भी और यहाँ से भी था कि हम करीब करीब इस जोन पर आएंगे, अब वो आ चुका है वहां पे। ठीक है, तो इस जगह से कोई नई तेजी बना पाना मुनासिब नहीं है। आपको डिसीजन तभी लेना चाहिए जीवन में भी और शेयर बाजार में भी, जब तीन बातें हैं। यू कैन एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ डिसीजन। एक डिसीजन को, एक निर्णय को लेने का क्या खर्च हो सकता है, यानी आपको एक सेंसिबल स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए, चार्ट वो दिखाने के लिए। अनिश्चितता का भी एक हमें मूल्य आंकना होगा कि अगर हम यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल नहीं लेते तो आखिर कितना जा सकता है, तो प्राय हाई तक जा सकता है। और जब अनिर्णायक परिस्थिति का कॉस्ट, एक्सपेक्टेड मूल्य अगर कम है निर्णय लेने से, तो मैं निर्णय नहीं लूंगा। इसलिए मैं अब अपोलो हॉस्पिटल यहां लूंगा नहीं। जो नीचे लिया हुआ है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब हिट होगा हम निकल जाएंगे। यहाँ इसको इमीडिएटली बेच दे बोलना गलत होगा, तो यहाँ एंटर नहीं कर सकते। रिवॉर्ड रिस्क रेशियो अब फेवरेबल नहीं। चलिए, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपोलो को चेस करने में फेवरेबल नहीं है। अच्छा, पिछले 4-5 दिन में एक चीज और तब्दील हुई है सुशील जी,
और वो है मेटल्स का चलना। और अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखें तो 6 फरवरी के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, ये आपको किस प्रकार की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रहा है? मेटल्स में आपको कोई ट्रेड मिल रहा हो तो बताइएगा, सेल ऑन राइज या फिर आप बाय के मोड में हो तो भी। देखिए, सिंपल सा काम कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये स्विंग हाई को जब क्रॉस करे, इस स्विंग हाई को 8530 को, ये रेजिस्टेंस लाइन है, इस स्विंग हाई को जब क्रॉस करे 8535 को आप ट्रिगर बना लो, और वहां आप अगर लॉन्ग हो जाते हो, ₹2 स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए, मोटी मोटी बात करते हैं, तो 102 तक की चाल इसमें बन सकती है। और वो 102 का प्रोजेक्शन सिंपल इन दो रेखाओं को मैं प्रोजेक्ट करके बना रहा हूं। कोई मुझे यहां से लॉन्ग टर्म बुल मार्केट स्टील अथॉरिटी में शुरू हो गया ऐसा नहीं लगता। आप उसी तर्ज पर अगर एनएमडीसी को भी मेटल्स में ही गिन लो पल भर के लिए, इसमें सट्टा करने की बजाय अगर आप डिलीवरी का ट्रेड करते हो, पावरफुल ट्रायंगुलर पैटर्न का कंसोलिडेशन बना के, इतना बड़ा बुल रन जो हुआ पहले, उसके बाद ये बड़ा कंसोलिडेशन बना के स्टॉक बड़े ब्रेकआउट को तैयार है। तो भले एफ&ओ में भी है, अब ये ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे सट्टा करने की बजाय 2-3 रुपए की बर्दाश्त, 4 रुपए की बर्दाश्त रख के डिलीवरी लेते हैं, तो मुझे लगता है डबल भी हो जाएगा तो बड़ी बात है। तो वो 6 महीने का ट्रेड है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2 सप्ताह का ट्रेड है। नालको जो एक एक्सट्रीमली लार्ज डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और ये स्टॉक चला ही नहीं है, अब हो सकता है कि इसके अंदर में भी एक ये ब्रेकआउट आ चुका हो। ये ब्रेकआउट थोड़ा पुअर क्वालिटी का, इसीलिए मैं बिल्कुल टेबल थंपिंग कॉल नहीं दे रहा हूं। पर ये नालको का स्टॉक यहां से लेके आप अगर आप ₹1-1.5 का स्टॉप लॉस लेकर के आजमाना चाहिए, और हो सकता है अगले पड़ाव में हमें 98-99 तक देखने को मिले, और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या ये एक लंबी चाल शुरू हो चुकी है 135-40 जाने के लिए। तो डिविडेंड रिच नालको और एनएमडीसी सट्टा करने की बजाय आप डिलीवरी लेके बैठो, और आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक अच्छा खासा 20% का फंड अब बनता है। ओके, चलिए फिर एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। एक्चुअली एक वोल्टास की आपने बात की थी कि एक ट्रेंड लाइन अगर क्रॉस होगी तो वहां पर आप बुलिश होंगे। एक बार जरा उसका अपडेट ले लें, क्योंकि ये एक स्टॉक है जो काफी लोगों ने पूछा है हमसे कि इस पर अब क्या व्यू है आपका? देखो अनुज, ट्रेंड लाइनों को भी हम चाहें तो फिट कर सकते हैं। सामने रही वोल्टास की चार्ट, अब ये ट्रेंड लाइन लास्ट टाइम हमने यहाँ ड्रॉ की थी, और इसके बाद ये ब्रेकआउट तो लगता है। पर ये जो पैटर्न आया है ना नीचे से अभी तक का, ये इतना हाईली कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है कि इसको मैं कोई एक तरीके के ब्रेकआउट में गिनूं। तो वोल्टास पे भी जब अगर व्यू है 50-60% मिलेगा, तो मुझे वोल्टास में सट्टा नहीं करना। भले ही एक्सचेंजेस के अंदर ये स्टॉक ए ग्रुप में है और इस पे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करना संभव है, मैं वोल्टास को एक 3 से 5 महीने के निवेश के दृष्टिकोण से लेके बैठा हूं, और मैं यहाँ पे और भी लूंगा। और अगर किसी को स्टॉप लॉस रखकर ही काम करना है तो 803 रुपए से ऊपर का स्टॉप लॉस बहुत टाइट हो जाएगा। आप तकरीबन 800 की मंदनी और 1200 की तेजी लगती है, ऐसा वोल्टास में फिलहाल तो चार्ट पे व्यू लगता है। ओके, चलिए ये बात हो गई वोल्टास की। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप ग्लोबल चार्ट्स काफी फॉलो करते हैं, डॉलर इंडेक्स को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि उससे काफी चार्ट्स को रिलेटेड होते हैं? देखिए, डॉलर इंडेक्स पता भी नहीं चला, शनह शनह, चोरी चोरी, चुपके चुपके, ये ऑलरेडी 104 के ऊपर जा चुका है। यूएस 10 ईयर यील्ड भी ऊपर जाती जा रही है। डेट सीलिंग को लेकर के अगर कोई को भय भी है, तो देखिए पास्ट में भी जब तक डेट सीलिंग रिवाइज होने का टाइम आया, मार्केट्स में भयंकर शॉर्ट स्क्वीजेस हुए, और डेट सीलिंग को खुलना ही खुलना है। ये अमेरिका और सारा संसार क्या है कि तबाही की तरफ तो जाएगा नहीं, हम उसे पोस्टपोन करेंगे, डेट सीलिंग खुलेगी। उसके फलस्वरूप क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ेगा। तो लास्ट ईयर भी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड अमेरिका से इन्फ्लेशन की समस्या शुरू हुई और उसके बावजूद डॉलर बढ़ गया, तो बहुत सारी बातें जो है ना, वो कुछ मुहावरों में सिद्ध होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिर्फ फंडा से मेंटल हो सकता है अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखोगे। तो अगर अमेरिका में ये भयावह काम हो रहा है, फंडामेंटल लॉजिक के अनुसार ये भयावह काम हो रहा है, इस तरह की डेट सीलिंग्स को रिवाइज करना, 4 सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड के मिलकर डॉलर को ऊपर खींच देंगे, तो बाकी सब चीजों को नीचे आना है। तो गोल्ड और सिल्वर का जो घटना है वो रिस्क ऑन नहीं है। वो जिनको समझ है सेंट्रल बैंक्स को कि डॉलर को बहुत जोर से बढ़ाना उनकी व्यवस्था है, उसके कारण ये घटता हुआ गोल्ड और सिल्वर, वो रिस्क ऑन नहीं। कुछ ज्ञानी लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं रिस्क ऑन का समय आ गया, और ये मार्केट जो है मेरे को लग रहा है इस वक्त भयंकर शॉर्ट स्क्वीज में। तो डॉलर इंडेक्स पे मैं चिंतित हूं, और ये बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है, और वही कारण है जो मैं लार्ज कैप्स के अंदर इसी स्टेज पर जोर से वापस कूदने के लिए प्रेरित नहीं हूं। डॉलर से मैं डर रहा हूं। ओके, सुशील जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अगले ट्यूसडे को फिर मुलाकात होगी आपके साथ, और हमारे यहाँ पर अब नीरज